Good afternoon, everybody. Profits and gains from business or profession, ये टॉपिक हमारा चल रहा था इनकम टैक्स के अंदर। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने सेक्शन 36 सेक्शन 1 के सारे प्रोविजन पढ़े, जिसमें 36(1) क्लोज 3 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बोरोड का। 36(19) फैमिली प्लानिंग का था, वो भी अपन ने पढ़ा। 36(19), 36(13) तो इंपॉर्टेंट थे ही। इसके अंदर 41 सबसेक्शन 4 पढ़ा, बैड डेट्स रिकवर्ड का, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, वो देखा अपन ने। 36(1) 5A 4A 5A ये था कि भाई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट मंथ की 15 तक जमा करवा दो, वरना अलाउड नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा है। हालांकि इसमें AIML लिमिटेड का केस भी अपन ने डिस्कस किया था। चलते हैं थोड़ा और आगे। सेक्शन 37(1) ये क्या कहता है? जनरल डिडक्शन की बात करता है। कुछ तो अपन ने सेक्शन 36(1) में पढ़ाई, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में। 37(1) क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर 30 to 36 तो जो अलाउड है ही है। उसके अलावा आपको 37(1) कहता है कि खर्चे P&L में अलाउड हैं। कंडीशंस टू क्लेम एनी एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंडीशन रेवेन्यू नेचर का खर्च होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं, कैपिटल नेचर का नहीं। ओके, पर्सनल ना हो, पर्सनल खर्च ना हो, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होना चाहिए। चलो, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में खर्च कर दिया हो तो डिडक्शन मिलेगी। तो एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बिजनेस का हो, पर्सनल ना हो, कैपिटल नेचर का ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो, ये कंडीशन अगर पूरी कर सकते हो, CSR एक्सपेंडिचर ना हो, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर आने वाला CSR एक्सपेंडिचर ना हो। तो कह रहा है कैपिटल नेचर का ना हो, बिजनेस का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, पर्सनल ना हो, करंट ईयर में खर्च कर दो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कोई इलीगल एक्सपेंसेस हुए ना तो वो अलाउड नहीं होंगे। इलीगल अनफेयर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं। जो लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है किसी को रिश्वत देना गलत है। लेबर लीडर को अंदर बुला के रिश्वत दे दी कि तू स्ट्राइक कॉल ऑफ करवा दे, तेरे को इतने पैसे दे देंगे। या कोई फाइल पास करवानी है, उसके लिए कोई लोन लेने के लिए फॉर्मेलिटी तो खर्चा अलाउड है, लेकिन रिश्वत दी वो अलाउड नहीं है। तो कैपिटल नेचर का ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो। मान लो मशीन खरीदो, वो तो सेट है ना, वो नहीं, रेवेन्यू नेचर का हो, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, रिपेयर, कैरीज, फ्रेट, ऐसा। पर्सनल ना हो, बिजनेस का हो, करंट ईयर में खर्च कर दिया हो। बिजनेस में कोई ऐसा खर्च ना करो जो इलीगल हो, अनफेयर हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेक्शन है 135 कॉर्पोरेट लॉ में, उस सेक्शन में मुझे नहीं जाना। वो हर कंपनी को कुछ पैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना पड़ता है। एवरेज 2% लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का कितना खर्चती है कंपनी? 2%। लेकिन वो खर्चा जो करेंगी वो P&L में जनरली अलाउड नहीं, जनरली। लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। या तो आपकी नेटवर्थ यानी शेयर होल्डर फंड 500 करोड़ से ज्यादा हो, या आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, ऐसी कंपनी पे एप्लीकेबल है CSR। जो CSR है ना, कंपनी हैविंग नेटवर्थ
जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और जिनकी टर्नओवर सेल 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, और जिनके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो। तो ये वाली कंडीशन में बहुत लोग फॉल कर सकते हैं अगर उनसे बच गए तो ऐसी कंपनी पे CSR का रूल लगता है जो बड़ी कंपनी हो, या तो प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा, या शेयर होल्डर फंड 500 करोड़ से ज़्यादा हो। एक भी कंडीशन लग गई तो आपको CSR पे खर्चना पड़ जाएगा। कई बार आप देखते हो ना, कोई चौक है, चौराहा है, उस पे क्या है, किसी कंपनी ने पैसा लगा रखा है, कंपनी का नाम लिखा है। आप सोचते हो यार ये कंपनी क्यों खर्च कर रही है? कंपनी को खर्च करना पड़ता है। इस तरह की बड़ी कंपनी जो इनमें से किसी कंडीशन को फुलफिल कर दे, उसे 2% लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का खर्चना पड़ता है। तो वो खर्चा जनरली P&L में अलाउड नहीं होता, जनरली अलाउड नहीं होता। ठीक, तो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं कॉर्पोरेट लॉ में, बस आप कहो कि CSR का एक्सपेंसेस जनरली अलाउड नहीं होता। कितना होता है, किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, जस्ट फॉर नॉलेज बताया मैंने, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन है। इन कंडीशंस को माइंड में रख के कुछ और खर्चे हैं जो अलाउड हो भी सकते हैं और नहीं भी। बहुत बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप क्या क्रैम ना करें, 2 बार पढ़ें और छोड़ दें, ताकि कभी ऐसा कोई मिलता जुलता कोई क्लोज आए तो आप समझ जाओ कि वेदर इट इज अलाउड और नॉट। तो इस लिस्ट में पेज नंबर 24 ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट नाम है लिटिगेशन एक्सपेंसेस इन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क और कॉमर्स। आपका कोई व्यापार पे कब्जा करना चाहता है, बिजनेस पे आपकी दुकान को गिराना चाहता है, आपके प्रोडक्ट को बदनाम करना चाहता है, आप केस लड़ते हो अपनी दुकान, अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस बचाने के लिए, तो वो लीगल खर्चे जो होते हैं ना वकील साहब के, लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउड। मान लो क्या हुआ, सरकार कहती है जी यहाँ से फ्लाईओवर निकालेंगे, आपकी दुकान बंद। आप कहते हो जी ये तो मैप के हिसाब से वहाँ से जानी चाहिए रोड, वहाँ से आप क्यों नहीं लेके जा रहे, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? उन्होंने रिश्वत दे दी होगी, वहाँ बड़ी कोठी वाले हैं लोग, तो वो ऑफिसर मान नहीं रहे, तो आपने कोर्ट में केस डाला है अपने बिजनेस को बचाने के लिए। तो जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं, वकील साहब की फीस, फॉर्मेलिटीज़, फाइलिंग चार्जेस, सब अलाउड। लेकिन कोई अंडर टेबल किसी को देना है केस जीतने के लिए, वो अलाउड नहीं। जज साहब से सेटिंग नॉट अलाउड, किसी और से कोई पैसे दे के डील करनी है तो वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, कोई आदमी बिजनेस के असेट्स पे कब्जा करना चाहता है। मान लो आपके पास एक मैरिज पैलेस है और साथ में 2 एकड़ का प्लॉट है पार्किंग के लिए। कोई आपके बिजनेस मैरिज पैलेस पे या आपके पार्किंग वाले प्लॉट पे कब्जा करना चाहता है, तो आप उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। लिटिगेशन के खर्चे अलाउड हैं, आपके खर्चे अलाउड हैं। आपकी कोई बिजनेस के सेट्स पे कब्जा करना चाहता है तो आप अपनी बिजनेस की सेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लिटिगेशन के खर्चे करते हो कोर्ट कचहरी के, वो खर्चे P&L में अलाउड हैं। कोई बिजनेस बंद करवाना चाहता है आपका, तो उसको बचाने के खर्चे भी अलाउड हैं। नेक्स्ट, इसी में थर्ड, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो फॉर्मेलिटीज के एक्सपेंसेस भी अलाउड हैं, जैसे कि फाइल बनवानी पड़ती है, गारंटी के डॉक्यूमेंट एफिडेविट देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है तो उसकी वैल्यू लगानी पड़ती है, कोई बिजनेस के लिए लोन है तो CA से कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ये सारे एक्सपेंडिचर अलाउड हैं, रिश्वत अलाउड नहीं। लोन लेने की फॉर्मेलिटीज के एक्सपेंसेस भी अलाउड हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अलाउड है, लेकिन अंडर टेबल जो ब्राइब दे दी रिश्वत, वो ब्राइब अलाउड नहीं होती। ब्राइब, वो ब्राइब अलाउड नहीं है, रिश्वत अलाउड नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं कर पाए आप, तो आपको कोई केस लड़के डैमेज क्लेम देना पड़ा, वो अलाउड। मान लो मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाना था, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं उसे पढ़ा नहीं पाया। उन्होंने मुझ पे केस कर दिया कि सर ने वैलेंटाइन सिलेबस नहीं करवाया। मैं अपने एक्सक्यूज दे रहा हूँ, सर समझो तो सही, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ, सर ये है। लेकिन कोर्ट ने मुझे पनिश किया कि तुझे 10,000 रुपये देने होंगे इनको,
इनका टाइम वेस्ट हुआ ये वो, तो मुझे जो देना पड़ा वो P&L में अलाउड। बिजनेस करेंगे तो ऐसा चलता रहता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम टाइम पे पूरे ना कर पाएँ तो केस हो जाते हैं कभी कभी, तो वो खर्चे P&L में अलाउड हैं, लॉस अलाउड है। ओके, तो ये कह रहा है कोई ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अब कोई केस कोर्ट कचहरी का खर्चा है। मान लो आप बेकरी शॉप चलाते हैं, किसी ने आपके प्रोडक्ट पे केस डाल दिया कि इस बेकरी शॉप के पेस्ट्रीज खा के हम बीमार हो गए, उन्होंने केस डाल दिया, तो आपके वकील तो आपको भी करना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा खुद की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो कोर्ट कचहरी का जो खर्चा है वो P&L में अलाउड है, कोर्ट कचहरी का खर्चा P&L में अलाउड होगा। नेक्स्ट कह रहा है नेशनलाइजेशन रुकवाने के खर्चे वो भी अलाउड है, हाँ अलाउड है। जैसे मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपना बिजनेस कर रही है, सरकार को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में इसका नेशनलाइजेशन कर दो, इमरजेंसी सिचुएशन है, ये सरकारी होनी चाहिए। मान लो आपकी कंपनी कोई मेडिसिन बनाती है और सरकार को लगा भी ये तो सरकारी होनी चाहिए, आपकी कंपनी का नेशनलाइजेशन करना चाहती है सरकार। अब तो टाइम उल्टा चल रहा है, अब तो जो नेशनलाइज है उसको प्राइवेट कर रहे हैं। मान लो कि उल्टी गंगा बहेगी, सरकार कहती है प्राइवेट को भी क्या करो, सरकारी बनाओ, तो आपको सरकार पैसा देती ही क्या है, सरकार तो प्रॉपर्टी के और वो पैसे ना स्टैम्प वैल्यू देती है जो बहुत कम होते हैं। तो आप केस लड़ रहे हो सरकार के खिलाफ कि भी गलत डिसीजन है, मेरा प्राइवेट बिजनेस क्यों सरकारी बना रहे हो, मेरा बिजनेस क्यों छीन रहे हो, सरकार कह रही नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर क्या है, जरूरी है। तो केस लड़ने के खर्चे आपके बिजनेस को बचाने के अलाउड, अंडर टेबल किसी नेता को नहीं देना कुछ बचाने का, ना रिश्वत नहीं, वकील और कोर्ट कचहरी का खर्चा अलाउड है। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपका कोई गर्ल्स कॉलेज है, सरकार कहती इस एरिया में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, तो आपने कहा बना लो, फिर कहते बनाने का टाइम नहीं है, तेरा प्राइवेट कॉलेज है ना जो गर्ल्स का, इसको उठा के क्या करेंगे, हम तो नेशनलाइज करेंगे, सरकारी बनाएंगे। तो आप कहते नहीं जी नहीं ये सही तरीका नहीं है, सरकार कहती बस हो गया तेरा समझ, गवर्नमेंट हो गया, तू पैसे ले लेना अपने, तो आप केस लड़ते हो कि भाई ये गलत है, और उसमें जो कोर्ट कचहरी का खर्चा है वो अलाउड है, लेकिन अंडर टेबल दिया वो अलाउड नहीं। नेक्स्ट, दिवाली पे मुहूर्त पे खर्च। दिवाली मुहूर्त क्या मतलब है, दिवाली मुहूर्त एक्सपेंस। अब दिवाली पे क्या खर्चे होते हैं, आप मिठाई बांट देते हो, स्वीट्स वगैरह, कोई गिफ्ट दे देते हो अपने एम्प्लॉइज को, कस्टमर को, ये अलाउड है सारे। नया साल शुरू होता है ना, शुभ मुहूर्त होता है, नया साल नव संवत, उस वक्त भी बुक्स की पूजा पाठ करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, पंडित की दक्षिणा देते हो, पंडित को दक्षिणा देते हो। कई बार दिवाली पे भी दुकान पे पंडित को बुलाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, मिठाई प्रसाद में बांटी जाती है, गिफ्ट बांटे जाते हैं, ये सब अलाउड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, इट इज टोटली अलाउड। इनकम टैक्स या इनकम टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट on loan taken to pay income tax, to pay income tax, या इनकम टैक्स की पेनल्टी, सब कुछ डिसअलाउड है, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है पर्सनल टैक्स है, ये सब नॉट अलाउड है। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने नहीं दिया जाएगा, लिखा है तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, ये अलाउड नहीं। पर एक चीज अलाउड है, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग के खर्चे अलाउड हैं, प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस अलाउड हैं, ये पूरी तरह से अलाउड होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब, अकाउंटेंट रखा हुआ है जो इनकम टैक्स का हिसाब किताब करता है, अकाउंटेंट की पेमेंट, या कोई सीए एडवोकेट है उसकी फीस जो है वो अलाउड है। आप अपनी दुकान की रिटर्नें भरवाते हो, सीए साहब से ऑडिट करवाते हो, वो अलाउड है P&L में, या अकाउंटेंट को पैसे देते हो हिसाब किताब के, अलाउड है। पर जो इनकम टैक्स भरोगे या इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाओगे या लोन लिया इनकम टैक्स देने के लिए उसका इंटरेस्ट भरोगे या इनकम टैक्स की पेनल्टी, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं। पर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग, यानी कोई इनकम टैक्स में जवाब देना है किसी चीज का,
कोई लेटर लिखना है तो सी एडवोकेट से लिखवा रहे हो, रिटर्न भरवा रहे हो, इनकम टैक्स की ऑडिट करवा रहे हो, ये सब P&L में अलाउड है। प्रोसीडिंग नेक्स्ट, नया टेलीफोन लगवाते हो तो जो सिक्योरिटी होती है वो तो रिफंडेबल है, सिक्योरिटी रिफंडेबल है, वो P&L में खर्चा नहीं है। मान लो नया टेलीफोन लगवा रहे हो, 3000 रुपये ले रहे हैं जिसमें 2000 रिफंडेबल सिक्योरिटी है, तो 1000 P&L में डाल सकते हो। जो सिक्योरिटी है वो तो असेट है, कल को वापस आ जाएगी, वो एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने के खर्चे भी रेवेन्यू एक्सपेंस माने जाते हैं। ट्रेडमार्क खरीदा किसी से 2 लाख रुपए का, किसी और का हल्दीराम का ब्रांड नेम है, आप खरीदो 2 करोड़ का, लेकिन ऐसी कोई और ब्रांड खरीदो, वो तो आपकी एसेट है, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना जो सरकार से, वो 2-3 हज़ार रुपये में हो जाता है। प्रोफेशनल लोग तो 5,000 में अपनी फीस जोड़ के ही ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, वो P&L में अलाउड है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना गया है, वो P&L में लिखा जा सकता है। पहली बार ट्रेडमार्क ले रहे हो ना, रजिस्टर्ड करवाते हो, हर बार जो रिन्यूअल फीस दोगे वो तो आनी है P&L में, जो पहली बार दोगे वो भी P&L में आएगी। तो ट्रेडमार्क है, कोई नाम है, कोई लोगो है, उसे रजिस्टर्ड करवाना है तो वो खर्चा P&L में अलाउड है। डिस्काउंट, लोन लेने के खर्चे, इंटरेस्ट वगैरह अलाउड है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसको राइट ऑफ करोगे तो अलाउड है, राइट ऑफ करोगे तो अलाउड है। जितना जितना एनुअल अमाउंट जितना जितना राइट ऑफ करोगे वो P&L में लिखा जा सकता है। शेयर तो डिस्काउंट पे इश्यू होने बंद ही हो गए, पर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है ना, ये अलाउड नहीं, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस माना गया है, कैपिटल नेचर, ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का तो 35D था, अगर नई कंपनी बनी वो शेयर इशू के खर्चे कर रही है तो वो 35D में कवर हो सकता है। 35D था ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, 1/5 इन 5 ईयर, वहां आ सकता है। अगर ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, नया प्रोजेक्ट नहीं लगा रही कोई, तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है अलाउड नहीं। और अगर नया प्रोजेक्ट लगा रही है, नई अंडरटेकिंग, नई ब्रांच खोल रही है, तो 35D में जा सकते हो, इसको लेके 1/5 इन 5 ईयर वाले में। अंडर राइटिंग कमीशन है ना, अंडर राइटिंग कमीशन भी होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो वो जनरली अलाउड नहीं, 35D में फॉल कर सकता है अगर नए बिजनेस से रिलेटेड है तो। ओके, 1/5 इन 5 ईयर। नेक्स्ट, कोई डायरेक्टर है, उस पे अच्छा डायरेक्टर है, वो केस कर दिया किसी ने, केस फाइल्ड बाय कंपटीटर, बाय कंपटीटर अगेंस्ट आर डायरेक्टर। हमारा डायरेक्टर बड़ा ही इंटेलिजेंट है, हमारे कंपटीटर को कहाँ बर्दाश्त कि इंटेलिजेंट डायरेक्टर इनको मिल गया है, उन्होंने तंग करने के लिए उस डायरेक्टर पे केस डाल दिया कि आदमी क्या है, क्रिमिनल है, ये आदमी डायरेक्टर बनने लायक नहीं। तो हम उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए केस लड़ रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय को बचाओ, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टर है, ये हट गया तो हमारा लॉस है। तो आपने केस लड़ा, वो केस लड़ने के खर्चे भी अलाउड हैं। ये डायरेक्टर के पर्सनल नहीं बल्कि कंपनी के कंपटीटर तंग करने के लिए केस डाल रहे हैं और हम उसे डिफेंड करेंगे वकील को बुला के, तो वो खर्चा वकील साहब की फीस वगैरह अलाउड है। फाइन भरा, GST भरने में देरी होगी, एक्साइज ड्यूटी या वैट भरने में देरी होगी, तो वो फाइन समझो या इंटरेस्ट समझो, वो अलाउड है, पर पेनल्टी अलाउड नहीं। GST की चोरी करते पकड़े गए, पेनल्टी लगी, वो P&L में अलाउड नहीं, क्योंकि वो रॉन्ग डूइंग है। लेकिन लेट होने का इंटरेस्ट या फाइन ऑन लेट पेमेंट ऑफ GST, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये अलाउड है। आजकल एक्साइज ड्यूटी तो क्या है, वाइन पे लग रही है, पेट्रोल डीजल पे वैट एक्साइज लग रहे हैं, बाकी सब चीज़ों पे तो GST अलाउड, लेकिन पेनल्टी अलाउड नहीं। पेनल्टी ऑफ GST वैट, गलत काम किया आपने, चोरी वोरी करते पकड़े गए, ट्रक पकड़ा गया माल का बिना टैक्स भरे, वो पेनल्टी लगी तो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर के खर्चे अलाउड हैं, वर्कर वेलफेयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड हैं, अलाउड। वर्कर वेलफेयर के खर्चों में क्या हो सकता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो, उनको फ्री फूड दे दो ऑफिस में, खाना वाना,
उनको कपड़े कुपड़े दे दो, यही है वर्कर वेलफेयर। और क्या है? इलाज करवाना, खाना पाना दे देना, कपड़े कुपड़े दे देना, अलाउड। लेकिन ट्रांसफर टू वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फंड नॉट अलाउड। भैया ये बचा के रखना चाहते हैं, कहते हैं फ्यूचर में खर्चेंगे वर्कर पे, नहीं नहीं नहीं, फंड में डालना अलाउड नहीं। जब खर्चोगे तब P&L में लिख लो। फंड बनाना ठीक नहीं कि हम बचा के रख लेते हैं फ्यूचर में खर्चेंगे, नॉट अलाउड। खर्च दो तो अलाउड है, खर्चेंगे फ्यूचर में वो अलाउड नहीं। नेक्स्ट, ब्रोकरेज दी लोन लेने की अलाउड, रिश्वत दी, ब्राइब दी अलाउड नहीं। एक कंपनी कहती है सर आपने जितना भी लोन लेना है, आपकी सारी फॉर्मेलिटी जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम पूरी करेंगे, आपसे 1% कमीशन लेंगे। आपने 1 करोड़ का लोन लेना है, कंपनी वाले कह रहे हैं जी हम अरेंज करवाएंगे लोन, 1 लाख लेंगे आपसे, सारे डॉक्यूमेंट देंगे, गारंटी वारंटी सब कुछ देंगे, ये खर्चा अलाउड है, आपका 1 लाख लगा, अलाउड है। लेकिन पता लगा बैंक मैनेजर को रिश्वत देनी है, वो खर्चा अलाउड नहीं। ब्राइब अलाउड नहीं, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। नेक्स्ट, कोई भी खर्चे एंटरटेनमेंट के अलाउड हैं। एंटरटेनमेंट के खर्चे, बिजनेस के एंटरटेनमेंट के, बिजनेस में एंटरटेनमेंट के खर्चे अलाउड हैं, अलाउड। बिजनेस पे एंटरटेनमेंट के खर्चे हैं, खुद का पर्सनल एंटरटेनमेंट कर रहा है प्रोप्राइटर, वो थोड़ी अलाउड होंगे। बिजनेस जैसे दिवाली पे फंक्शन कर दिया, सभी अपने बिजनेस जो रिलेटिव हैं, कस्टमर हैं, उनको बुला लिया, थोड़ी ऐड हो जाएगी, थोड़ा एंजॉयमेंट, ये अलाउड है। दिवाली पे, न्यू ईयर पे फंक्शन कर लिया बिजनेस में, अलाउड है। एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। लागा कंट्रीब्यूशन, लीगल या लागा कंट्रीब्यूशन, लीगल या लागा कंट्रीब्यूशन, ये ना यूनियन में रहने के खर्चे हैं। एसोसिएशन की फीस है, एसोसिएशन की फी है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। मान लो हम अपनी बात करें, सीए एसोसिएशन बनी हुई है, सभी सीए उसका मेंबर हैं, मान लो हर शहर में, तो वो सीए एसोसिएशन में रहना है तो मीटिंग होगी, खर्चा खाने पीने पे भी लगेगा, कहाँ से आएगा? तो एसोसिएशन में रहना है तो फीस देनी पड़ेगी ना, एनुअल कुछ ना कुछ, वो अलाउड है। एडवोकेट्स की बार एसोसिएशन होती है एडवोकेट्स की, हर एडवोकेट थोड़ा बहुत पैसा डालता है, वो खर्चा भी अलाउड है। या डॉक्टर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IM में, उसमें भी रहना है तो कुछ खर्चा देना पड़ेगा, अलाउड। आड़ती होते हैं कमीशन एजेंट, उनकी आड़तिया एसोसिएशन होती है तो वहां भी कुछ देना पड़ता है, ये कंपलसरी पेमेंट है, ये दान नहीं है। एसोसिएशन में रहना है तो देने पड़ेंगे। टीचिंग वालों की एसोसिएशन है तो थोड़ा बहुत खर्चा देना पड़ता है सबको, वो अलाउड है। P&L में डेबिट कर सकते हो, पूरी तरह से अलाउड है ये। तो बिजनेस सिंडिकेट या एसोसिएशन में रहने के खर्चे हैं। एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से अलाउड है, जमाना ही ऐड का है, आधी चीजें तो ऐड से ही बिकती हैं, प्रोडक्ट में दम हो ना दो हो। अच्छा सेलिब्रिटी पकड़ के ऐड बनाते हैं, खर्चा करते हैं, बिकता है प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट कैसे भी करो, एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से अलाउड है, लेकिन रेवेन्यू नेचर के खर्चे करना, रेवेन्यू नेचर के खर्चे 100% अलाउड है, लेकिन कैपिटल नेचर का खर्चा नॉट अलाउड। वो तो है ही है। आपको जी ऐड करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, शहर के बीचों बीच मेन चौक पे एक बिल्डिंग पड़ी थी, मैंने इसलिए खरीदी वहां अपना फ्लेक्स बोर्ड लगाऊंगा, तो बिल्डिंग आ जाएगी क्या पूरी P&L में? नहीं नहीं नहीं, वो तो सेट है ना। फ्लेक्स के खर्चे डाल लो P&L में। एडवर्टाइजमेंट में आ गया, जैसे फ्लेक्स लगवा दिया, पम्फलेट बनवा दिए, गिफ्ट टेम्पर दे दिए लोगों को, और क्या ऐड के तरीके हैं, टीवी में ऐड कर दो, सब अलाउड है। लेकिन कोई बिल्डिंग खरीद ली ऐड के लिए, नॉट अलाउड। कोई नियॉन साइन बोर्ड है, वो होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी बिल्डिंग के बाहर लगा देती इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसे नियॉन साइन बोर्ड बोलते हैं, नियॉन साइन बोर्ड, तो वो तो एक असेट होता है, वो तो एक असेट है, नंबरिंग चलती है, उसकी लाइफ तो ओवर 1 ईयर होती है, उसकी लाइफ ओवर 1 ईयर होती है, वो तो एक असेट है। उस पे तो खाली आप क्या लगा पाएंगे, डेप्रीसिएशन अलाउड होगा, समझे ना। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, नंबर चल रहे हैं, वो तो सेट है, उस पे यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन। बाकी एडवर्टाइजमेंट में टी शर्टें बांट दो, ऐड लिख लिख के कैलेंडर डायरी बांट दो, कोई टाइम पीस क्लॉक बांट दो एडवर्टाइजमेंट के लिए,
कोई गिफ्ट टेम्पर बांट दो, कोई पंफलेट फ्लेक्स लगवा दो शहर में, टीवी और अपना FM पे ऐड चला दो, अलाउड है, वो अलाउड है, कोई इशू नहीं है उसमें, पूरी तरह से अलाउड है, ठीक। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एडवर्टाइजमेंट इन एनी पॉलिटिकल पार्टीज मटेरियल, कई बार ना पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई अपना सुविनियर बांट रहे हैं, भाई हाँ हमने इस पार्टी ने क्या क्या किया, वो अलाउड नहीं है। सुविनियर बांटते हैं वो, भाई हमारी पार्टी के क्या क्या टारगेट हैं, हमने क्या किया, या कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली है तो उस पंफलेट के नीचे आपने अपनी दुकान का नाम दे दिया, वो अलाउड नहीं। पॉलिटिकल पार्टी की किसी चीज में ऐड करोगे तो अलाउड नहीं। इसकी आगे जाके ना 80GGB और 80GGC की डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन ऑन पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन बिजनेस में ये खर्चा अलाउड नहीं। GGB GGC पढ़ेंगे आगे जाके, पॉलिटिकल पार्टी को दान दोगे तो उसकी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन आप बिजनेस के अंदर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। कैपिटल नेचर का खर्चा भी अलाउड नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मटेरियल में ऐड दोगे तो वो भी नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। तो ऐड जैसे मर्जी करो, रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो। अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देने की क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट में, वो तो आपके पास ही काम करता है, एडवर्टाइजमेंट तो दूसरों को की जाती है। तो जितने भी अपने कस्टमर वगैरह को ऐड करने के लिए कोई टी-शर्ट, टाइम पीस, क्लॉक बांटते हो तो वो अलाउड है, ठीक। कई लोग टूर्नामेंट करा देते हैं, शहर में स्पॉन्सर बन जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट ही है, तो वो अलाउड है, अलाउड है, ठीक। एनुअल लिस्टिंग फीस स्टॉक एक्सचेंज में अलाउड है, जो लिस्टेड कंपनियां हैं हर साल खर्चा देती हैं स्टॉक एक्सचेंज को, अलाउड है। गेस्ट हाउस या हॉलिडे होम बना रखा है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अपने यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी के लोग या हमारी ही कंपनी के डायरेक्टर वगैरह ठहरते हैं इधर उधर, तो कंपनी अपना ही क्या बना लेती है कभी कभी, गेस्ट हाउस या हॉलिडे होम, गेस्ट हाउस या हॉलिडे होम बना लेती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसके एक्सपेंसेस अलाउड है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड है। भी होटल्स का बिल नहीं भरना पड़ेगा। एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, एक कंपनी के लोगों ने मुझे क्या अपने गेस्ट हाउस में ठहराया, हॉलिडे होम में, तो मैंने देखा उन्होंने एक सेक्टर में बढ़िया तगड़ी कोठी ले रखी थी, कुक रखा हुआ था, केयर टेकर रखा हुआ था, बढ़िया रूम थे, वहाँ ठहरा देते थे। अब होटल का बिल तो बचाना, होटल वाले 5-5, 7-7 हज़ार रुपये एक कमरे का मांगते हैं, और उन्होंने वो कोठी ले रखी होगी 40-50 हज़ार में, इतने कमरे, तो सस्ता पड़ता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने अब ये सिस्टम अडोप्ट कर लिया, जो मेन सिटीज़ हैं चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, जहाँ कंपनी का काम पड़ता है, जहाँ पे कंपनी के स्टाफ को जाना पड़ता है, तो वो होटल में ठहरेंगे तो कंपनी वो खर्चा रिम्बर्स करेगी, महंगा पड़ेगा, तो कंपनी ऐसी लोकेशन पे गेस्ट हाउस बना लेती है, अपने स्टाफ को कहती है आ जाओ यहाँ ठहर जाओ, खर्च सस्ता पड़ता है, वो खर्चे अलाउड है। एम्प्लॉइज का प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर दिया, वो भी अलाउड है। प्रोफेशनल टैक्स या सैलरी में पढ़ते थे ना, कभी कभी एम्प्लॉयर दे देता है एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अलाउड है, अलाउड है, एम्प्लॉयर अलाउड है। अपने एम्प्लॉई का आपने प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स भर दिया, वो अलाउड। स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए खर्चे दिए, वो भी अलाउड। डिविडेंड पे करने के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट अलाउड। और लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस, अकाउंट में पढ़ते हो आप, लॉस ऑफ स्टॉक के इंश्योरेंस की तरह आजकल लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस होने लगा है, कि भाई मान लो दुकान में आग लग जाए, स्टॉक जलने का नुकसान तो है ही है, प्लस दुकानदारी बंद रहेगी तो हाथ से प्रॉफिट जाता रहेगा, उसका भी बीमा हो जाता है। अकाउंटेंसी के अंदर इसका चैप्टर पढ़ते हैं आप, लॉस ऑफ प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का, ये खर्चा अलाउड है। प्रीमियम भरोगे ना, लॉस ऑफ स्टॉक के इंश्योरेंस की तरह लॉस ऑफ इंश्योरेंस का, लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाएंगे तो जो प्रीमियम पेड करोगे उसके लिए वो अलाउड है, अलाउड है, P&L में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, डिविडेंड देने के लिए कर्ज लिया, इंटरेस्ट अलाउड। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्चा दोगे तो वो भी अलाउड। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम,
प्रीमियम पेड करोगे तो वो भी अलाउड है। ये आपने पहले पढ़ा है ना, अगर एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी, विडो को मिले तो अदर सोर्सेज, एम्प्लॉयर ने अपनी जेब में डाले तो क्या ये एम्प्लॉयर के लिए पीजीबीपी, ये पढ़ा था। तो वो जो प्रीमियम भरते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपनी वाले, वो बिजनेस का खर्च है। कल को कंपनी को पैसे मिलेंगे तो बिजनेस की इनकम होगी। तो ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। पार्टनरशिप, बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर की पता लगता है जी, सारा सोचना इसी पार्टनर का है, इसके दिमाग से ही चल रही है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप ऐसे किसी पार्टनर का इंश्योरेंस करवा ले तो वो खर्चा भी पार्टनरशिप को अलाउड है, वो की मैन है, उनका इंपॉर्टेंट मैन है। नेक्स्ट, फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब क्या होता है? फ्रीबीज वर्ड जो है ना, फ्रीबीज, पेड टू डॉक्टर्स बाय फार्मा कंपनी, ये रिश्वत टाइप है, नॉट अलाउड। बड़ी बड़ी कंपनी पता है डॉक्टर को गाड़ी गिफ्ट देंगे, सुना होगा, डॉक्टर को गाड़ी गिफ्ट देंगे, कभी एसी फ्रिज देंगे, कभी वर्ल्ड टूर दे दिया, कभी दुबई टूर दे दिया। कंपनियां क्यों देके जाती हैं डॉक्टर्स को? कि हमारी दवाई लिखता है, लाखों की दवाई बिकवाई है इस डॉक्टर ने, और डॉक्टर वो दवाइयां लिखता है। तो ये रिश्वत नहीं है क्या? बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टर को इस तरह के गिफ्ट देती हैं ताकि वो क्या करे, हमारी दवाइयां प्रेस्क्राइब करे, उसके बदले में वो उसको खुश करती हैं। तो ये खर्चा रिश्वत जैसा है, नॉट अलाउड। ये कलंक की तरह है सोसाइटी पे कि बेचारा गरीब बीमार है, इलाज करवाने आया है, डॉक्टर उसे सिंपल पैरासीटामोल दे दे बाजार में केरोसिन लेके, वो नहीं दे रहा, वो ऐसी दवाई दे रहा है जो बिल्कुल घटिया है। क्योंकि जो बढ़िया ब्रांड की देगा, सिप्ला और ऐसे कोई ब्रांड, कार्डिला और इस तरह के ब्रांड की देगा, उसका तो मार्केट में रेट जो है वो घटिया लोकल किसी कंपनी की देगा जिसका मार्केट में सब्सिट्यूट तो है, सेम नाम की मिलेगी नहीं, और वो उसका रेट लिखा होगा एक टैबलेट का 15 रुपये 20 रुपये, गरीब को वो दे देता है स्ट्रिप 150-200 की, जो कि क्या 5 रुपये की आ जानी थी। यूं लूटते हैं कई डॉक्टर, सारे नहीं कह रहा, लेकिन बहुत बुरा हाल है इंडिया में। डॉक्टर मेडिसिन में भी बड़ी लूट मचाते हैं, तो वो सब गलत है। वो कंपनी वाले पैसा दे के जाते हैं डॉक्टर्स को। ये फ्री भी इनकम टैक्स कहता है अलाउड नहीं है। क्लियर? तो वो चीज कह रहा है कि भाई सेक्शन 37(1) में एक लिस्ट पड़ी, पर्सनल ना हो, बिजनेस का हो, कैपिटल नेचर नहीं, रेवेन्यू नेचर का हो, करंट ईयर में खर्च कर दिया हो, CSR एक्टिविटी का कंपनी का खर्च ना हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ खर्चा ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल है तो खर्चा अलाउड। पर लिस्ट अपन ने 2 बार पढ़ी, इस लिस्ट को पढ़ के आप पहचान लेंगे कि हाँ ये अलाउड था कि नहीं। चलो, तो आपने खर्चे देखे कि दिवाली मुहूर्त के खर्चे अलाउड, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के खर्चे अलाउड। देखो बिजनेस करोगे ना, दुनिया जीने नहीं देगी आपको। मान लो मेरे इंस्टीट्यूट पे किसी ने केस कर दिया, कहता है जी इनके स्टूडेंट आते हैं, माहौल ख़राब होता है, ये बंद करवाओ। मैंने केस लड़ा, जी मेरे इंस्टीट्यूट पे कौन सा माहौल ख़राब करने वाले बच्चे, CA स्टूडेंट, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, शहर का नाम रोशन करने वाले बच्चे, और आप कह रहे हो माहौल ख़राब होता है। पर्सनल रीज़न से कोई हमें परेशान कर रहा है, केस डाल दिया किसी ने, तो हमें भी तो वकील करके केस लड़ना पड़ेगा। तो वो खर्चा P&L में अलाउड है। DC ने ऑर्डर दे दिया अपनी फैक्ट्री उठाओ यहां से, केस लड़ रहे हो कि क्यों उठाएं, पहले और फैक्ट्रियां उठवाओ, वो तो नहीं उठ रही, केस लड़ा, वो खर्चा अलाउड। कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, बचाने के खर्चे अलाउड। इनकम टैक्स की पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन अलाउड नहीं, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग इनकम टैक्स की यानी CA एडवोकेट की फीस, ऑडिट फीस अलाउड है। क्लियर? लोन लेने की फॉर्मेलिटी के खर्चे अलाउड हैं, रिश्वत अलाउड नहीं है। डायरेक्टर को डिफेंड कर रहे हो, केस लड़ रहे हो, कोई परेशान कर रहा है उसे, तो आपका फायदा है कंपनी का उसे बचाने में, अच्छा एम्प्लॉई है, तो वो खर्चा भी अलाउड। लोन लिया डिविडेंड देने के लिए, उसका इंटरेस्ट भी अलाउड। GST वैट एक्साइज देने में लेट हो गए तो इंटरेस्ट या फाइन अलाउड, लेकिन कोई चोरी करते पकड़े गए, पेनल्टी लगी, वो अलाउड नहीं है। यह आपको ध्यान रखना होगा। एडवर्टाइजमेंट जैसे भी करो अलाउड, अब गिफ्ट बांटो जो भी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की किसी चीज में ऐड नहीं करनी, और कैपिटल नेचर का खर्च नहीं करना, नहीं तो वो असेट मानते हुए डेप्रिसिएशन ही लग पाएगा। फोन के जो खर्चे रिम्बर्सेबल है, सिक्योरिटी, वो तो खर्चा नहीं है, बाकी खर्चे इसके फोन के अलाउड। वर्कर वेलफेयर के एक्सपेंसेस अलाउड हैं, वर्कर वेलफेयर फंड अलाउड नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस भी क्या हैं, फुली अलाउड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर?
फ्री भी अलाउड नहीं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अलाउड है, लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस या लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउड है। ठीक है, हर साल लिस्टिंग फीस होती है स्टॉक एक्सचेंज की, वो भी अलाउड है। कुछ केस लो है, नाम नहीं याद रखने, बस उसके फैक्ट पढ़ लो। पहला कह रहा है लीज पे लैंड ली 70 साल के लिए, मान लो 1 लाख रुपए दिया या 1 करोड़ रुपए दिया। जमीन या दुकान पट्टे पे ली 70 ईयर के लिए, 1 करोड़ दिया। क्या ये 1 करोड़ P&L में आएगा? नहीं, ये इतने साल के लिए ली है कि यू आर ओनर। आप समझ लो 70 साल में आपकी जिंदगी तो निकल ही जाएगी, खाली करोगे ही नहीं, आपके बच्चे ही खाली करेंगे। कहने का मतलब ये इतनी लंबी लीज है, तो ये क्या है, एक तरह से आप इसके मालिक ही हो। तो ये असेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये पट्टा जो दिया इकट्ठा पैसा, ये P&L में नहीं आएगा। नेक्स्ट, लैंड डेवलपमेंट के खर्चे। लैंड डेवलपमेंट समझते हो क्या है? लैंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये असेट है, लैंड में ही जोड़ दो, असेट है, नॉट अलाउड इन P&L, नॉट अलाउड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मान लो मैंने एक जमीन ली जिस पे एन ऑप्शन ऑफ टिम्बर लगा था, कहीं पे गड्ढे थे, किसी गड्ढे को भरवाया, पेड़ कटवाए, गंदगी हटवाई, उस पे बाउंड्री लगा दी, तो ये क्या है, उस लैंड में ही जोड़ दो। ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, इससे लैंड की वैल्यू बढ़ेगी अगर ये काम करोगे तो। ये लैंड डेवलपमेंट के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, असेट में ऐड होंगे, ये P&L में नहीं आएंगे। ओके, नया ब्रिज बनाया, ताकि बताया था ना नहर के ऊपर ब्रिज बना लो, सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं, अपने पैसे लेके बना ले। रोड नहीं है तो रोड बना ले अपने लगा के पैसे, तो वो खर्चा P&L में जाएगा, क्योंकि वो आपकी एसेट नहीं, वो नहर सरकार की है, वो गली सरकार की है, उस पे आपको जरूरी है तो अपने पैसे लेके बना लो, क्योंकि सरकार कहती है हमारा तो बजट नहीं है, जब बनेगी बनेगी सिस्टम से। तो आपने अपना पैसे लगा के बना दी, तो आपकी किस चीज की एसेट बनी? वो तो सरकार की है, तो ये खर्चा P&L में अलाउड है, अलाउड है। क्लियर ये चीज? तो ये कह रहा है कि क्या अलाउड है क्या नहीं देखना पड़ेगा। GST भरने में लेट हो गए तो इंटरेस्ट अलाउड, कोई पेनल्टी है तो वो अलाउड नहीं, तो आपको अलग करना पड़ेगा। कंपोजिट है तो पेनल्टी अलाउड नहीं, फाइन लेट होने का अलाउड है। चाहे वैट है चाहे GST है, उनका इंटरेस्ट अलाउड है। क्लियर? पेनल्टी अलाउड नहीं। कैपिटल बनाना चाहते हो तो कैपिटल नेचर का खर्चा है। मान लो आपकी ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ है, इश्यू हो गए शेयर, अब आप कैपिटल 5 करोड़ बनाना चाहते हो, तो ROC से परमिशन लेनी होगी, फीस भरनी होगी। तो ये खर्चा क्या है? कैपिटल नेचर का खर्च है। अगर नया प्रोजेक्ट लगाने से रिलेटेड है तो 35D में चले जाओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, वरना ये खर्चा P&L में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये खर्च कैपिटल नेचर का है। एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया, अलाउड है? हाँ अलाउड है। ये अपने लॉसेस में पड़ा था, किसी एम्प्लॉय को निकाल रहे हो आप, पैसा दे दिया, तो वो कंपनसेशन अलाउड है P&L में। गारंटी कमीशन दिया बैंक को, अलाउड है? यस। मान लो मुझे क्या दुबई से माल खरीद बेच करना है, व्यापार करना है, तो दुबई से जब मैं उधार मांगा, मैंने माल दुबई के व्यापारी से, कहता गारंटी दिलवा किसी बैंक की जिसकी ब्रांच दुबई में भी हो। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की गारंटी दिलवा दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लिखवा दिया कि भी मैं नहीं दूंगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी बोलते हैं इसे। तो वो खर्चा जो है P&L में अलाउड है। बैंक चार्जेस लेगा, गारंटी दे देता है, बैंक का बिजनेस है ये गारंटी देना, तो वो चार्जेस भी P&L में अलाउड है, बिजनेस से रिलेटेड हैं। गारंटी का कमीशन जो बैंक को दिया वो अलाउड है। ठीक। क्रेडिटर को पेमेंट देने में लेट हो गई तो वो हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, अलाउड? हाँ अलाउड। या थोड़ा सा प्रॉफिट का शेयर ले रहा है तो आपका बिजनेस का खर्चा ही मानो, वो P&L में आएगा। कमीशन ले रहा है, मैनेजर कमीशन लेता था, +2 काउंटिंग में बच्चे पढ़ते हैं, प्रॉफिट का 2%, 3%, 5% मैनेजर कमीशन ले रहा है, तो वो कमीशन भी P&L का खर्चा है, अलाउड होगा। क्लियर? कोई बंदा बिजनेस को एक्सप्लोर करने, आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हम बाहर जाके टूर पे जा रहे हैं फॉरेन में, ये स्टडी करने जा रहे हैं कि हाँ हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये खर्चा अलाउड। लेकिन अगर फॉरेन मशीन लेने गया है कोई, उसका खर्चा वो अलाउड नहीं है। कोई बिजनेस एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन टूर पे जा रहा है, वो खर्चा अलाउड है। नेक्स्ट,
स्टॉक की वैल्यूएशन को लेके कंसेप्ट आया है। स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसा है, स्टॉक को लेके बड़ी कंफ्यूजन है इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ, लेकिन मैं इसका क्रक्स बता देता हूं। स्टॉक कब कितने का लिखना चाहिए? अगर तो फर्म बंद हो रही है, इफ फर्म इज गोइंग टू लिक्विडेट या डिसॉल्व, मान लो पार्टनरशिप फर्म है और उनका फैसला हो गया कि नियर फ्यूचर में हम दुकान बंद करेंगे, तो ऐसी केस में जो क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट बैलेंस शीट बन रही है वैल्यूड एट फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि अब तो वो बिका हुआ है, दुकान बंद होने वाली है, तो स्टॉक किस पे लिखना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे। इफ देयर इज जस्ट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई पार्टनर रिटायर हुआ है या कोई एक्सपायर हुआ है, फर्म चलेगी, बंद होने वाली नहीं है, फर्म चलेगी, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे वैल्यू लगाते हो लगा लो, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल या नेट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। बता रहा है फर्म बंद होने वाली है तो दुकान बेचेगा ना, माल सारा बंद होने वाली है, तो स्टॉक को किस पे लिखो? मार्केट वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं। एक केस में डिसीजन है, नाम याद रखना नहीं, ALA लिमिटेड में। और अगर फर्म से पार्टनर को एक्सपायर हुआ है, रिटायर हुआ है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो फिर उसमें मार्केट वैल्यू पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपना वही कंसेप्ट लगा लो जैसे रूटीन लगाते हो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। NRV कह लो या मार्केट वैल्यू भी कह देते हैं लोग, नेट मार्केट वैल्यू, वही पुराना अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट लगा लो। भाई अगर लास्ट बैलेंस शीट बन रही है, फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, बंद होने का फैसला हो चुका है, फिर तो स्टॉक बिका हुआ है, बिकेगा ही अभी, फिर तो किस पे लिखो? मार्केट पे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई पार्टनर रिटायर या एक्सपायर हुआ है, वो चला गया, बाकी फर्म चलाएंगे, फर्म इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व, फिर आप रूटीन कंसेप्ट लगाओ, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन स्टार्टिंग में भी आया था, सेक्शन 28(6)(a), ये स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे भी आया था कि आपने स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्जन ऑफ स्टॉक टू कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में बदल दिया। जैसे कि 17-18 में आपने स्टॉक परचेज किया, स्टॉक परचेज ऑफ चेयर्स, चेयर खरीदी, आपकी फर्नीचर शॉप है, आपकी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने की शॉप है, स्टॉक परचेज 4 रुपी, आपने खरीदा 10 लाख रुपए का, ठीक। 19-20 में आपने क्या किया? स्टॉक कन्वर्टेड टू कैपिटल एसेट्स। अब वो जो चेयर थी ना, अब आपने उसको बेचने का इरादा छोड़ दिया, अभी तक बिकी नहीं, अब वो क्या बना ली? दुकान में यूज, कस्टमर के बैठने के लिए बना ली, यानी किस में बदल दिया? कैपिटल एसेट्स। तो आप इसका आज फेयर मार्केट वैल्यू पता करो उन चेयर्स का क्या है जो कन्वर्ट हुई हैं। फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है, तो इनकम टैक्स कहता है तेरी बिजनेस की इनकम कितनी आ गई? तू देख, अगर ये बाजार में बेचे आज कन्वर्जन के वक्त, कितने में बिकेंगी? 12 में, ठीक। और जो खरीदा था तेरा परचेज कितने का? 10, 2 लाख रुपए तेरी कौन सी इनकम आ गई? बिजनेस की। अब 12 से ऊपर कल को बेची, नीचे बेची, वो कैपिटल गेन के चैप्टर का फायदा नुकसान है। तूने तो अपना दुकान का स्टॉक, गुड्स थी, गुड्स ऑफ शॉप, दुकान का गुड्स था, ये स्टॉक था, परचेज किया 10 लाख, अब उसको आपने क्या बना दिया? बिकाऊ था, कैंसिल कर दिया बेचने का प्रोग्राम, आपने कहा इसे क्या बना दो? कैपिटल असेट्स, इनको बिजनेस में यूज करूंगा मैं एज अ असेट। तो आप इसका इस दिन बाजार का रेट पता करो, कन्वर्जन के दिन कितना है, पता लगता है 12 लाख, कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख, तो 2 लाख रुपए ये क्या है? बिजनेस की इनकम मान लो, ये चीज कह रहा है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? बोलो कोई भी डाउट? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट पे आओ, सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। आपने ये सेक्शन 32 पार्टनरशिप एक्ट का फाउंडेशन में पढ़ा होगा।
इनकम टैक्स का 37 नहीं, वो तो चल ही रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं? पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37 क्या बताया करता था? वो कहता था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो उसका हिसाब करके क्यों नहीं देते? अगर आप उसका हिसाब नहीं करोगे तो वो क्या लेगा? या तो इंटरेस्ट लेगा 6% पर annum अपने बैलेंस में, या फिर क्या लेगा? प्रॉफिट का शेयर इन कैपिटल रेशियो विच एवर इज हायर। ये देना पड़ा, दोनों में से जो हायर है वो लेगा। तो ये फर्म का क्या है? खर्चा है। फॉर फर्म ये क्या है? अलाउड एक्सपेंसेस है। इसे फर्म अपने P&L में लिख सकती है, देना ही पड़ेगा एज पर लो। कि एक पार्टनर रिटायर हो गया या कोई एक्सपायर हो गया तो उसके घर वालों का हिसाब कर दो ना, जो पैसे देने दे दो। आप कह रहे हो आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, दे नहीं रहे आप, तो उस सिचुएशन में वो कह रहा है कि अगर आप आज कल कर रहे हो, आज देंगे कल देंगे, तो उस सिचुएशन में वो कहता है क्या कि भाई सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट है 32, उसके अंदर लिखा है कि वो या तो इंटरेस्ट लेता है 6% पर annum या कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट का शेयर विच एवर इज हायर। जितना दिया आपने वो खर्चा P&L में फर्म डाल सकती है। जो रिमेनिंग पार्टनर फर्म चला रहे हैं उनको देना पड़ेगा। मान लो ABC आर पार्टनर, C गेट रिटायर्ड, C चला गया, पर C का पैसे ही नहीं दे रहे, भी फर्म चला रहे हैं, तो C क्या ले सकता है? जो ज़्यादा होगा वो। तो AB अपनी फर्म में खर्चा डालेंगे जो C को दिया है, वो खर्चे में अलाउड है। क्लियर? डिडक्टिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हो जाएगा। कंपनी ने डायरेक्टर को क्या दे दिया? कंपनी का व्हीकल, वो यूज कर रहा है, तो वो खर्चे भी कंपनी के खर्चे हैं। हाँ, एम्प्लॉइज के घर में आपने AC लगा दिया, गाड़ियां दे दी, तो गाड़ियां टूट रही हैं, AC टूट रहे हैं, तो उनका डेप्रीसिएशन कंपनी लगा सकती है। हाँ, उनका पेट्रोल डलवा के दे रही है कंपनी व्हीकल का, तो स्टाफ के ऊपर खर्च ही है ये फैसिलिटीज पे, ये P&L में कंपनी लिख सकती है, अलाउड है। नेक्स्ट, नीचे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना। Assessee company incurred expenditure to provide water pipeline and electricity facility on behalf of municipality, in consideration of which company was exempted from payment of municipal tax of 15 years। समझे? म्यूनसिपलिटी में आपने कहा कि सर म्यूनसिपल कमेटी को कहा यार पानी की पाइपलाइन डाल दो, बिजली वाली तार डाल दो। म्यूनसिपलिटी कहती है हमारे पास फंड ही नहीं है, हम कहाँ से तेरे लिए पानी की पाइप डालें, वाटर सप्लाई की, बिजली के खंभे लगाएं। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तू लगा ले अपनी जेब से, बदले में तू 15 साल तक हमें ना दे, पानी का बिल, बिजली का बिल ना दे। आपने खर्चा करके पाइपलाइन डाल दी, बिजली की लाइन ले ली, तो ये आपकी एसेट है ना, आप इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि खर्चा तो सरकार की जमीन पे ही हुआ है। पाइपलाइन डाली है, सरकार की गली में डाली है, खंबा सरकार की गली में लगा है, तो ये आपका कुछ नहीं बना, पर आपका काम धंधा चल पड़ा इससे, तो ये खर्चा P&L में लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई है। ये खर्चा P&L में अलाउड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, बी पॉइंट इसी का 23 का बी, असेसी कंपनी ने खर्चा किया, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग के लिए US भेजा, वहां ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो ये क्या गलत है? ट्रेनिंग का खर्चा P&L में क्या हुआ? अलाउड। बिजनेस का ही फायदा है, ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो ये खर्चा P&L में अलाउड है। अब आ जाओ नॉट अलाउड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). 37(1) कहता है इलीगल खर्चे अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के खर्चे, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी, ब्रोकर की पेमेंट एटसेट्रा, ये अलाउड नहीं है। ये प्रॉपर्टी में ही जुड़ेगा। जैसे आप एक बिल्डिंग खरीदो तो उसकी स्टैंप ड्यूटी लगती है, एडवोकेट की, वो लिखता है एडवोकेट सारी रजिस्ट्री को, वो खर्चे लगते हैं, तो ये प्रॉपर्टी में ही जुड़ेंगे, ये P&L में अलाउड नहीं। शेयर इश्यू के खर्चे भी अलाउड नहीं। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, नया बिजनेस है तो 35D में जा सकते हैं, वरना ये अलाउड नहीं। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस के P&L में नहीं आता। डोनेशन या एडवर्टाइजमेंट इन द ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की किसी चीज में ऐड दोगे तो वो खर्चा भी अलाउड नहीं है।
कोई भी रॉन्ग डूइंग के लिए, रॉन्ग डूइंग कुछ भी गलत काम करोगे तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी, तो वो अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स उसकी पेनल्टी, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रोविजन इनकम टैक्स का नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। तो देखना क्या क्या अलाउड नहीं। इलीगल एक्सपेंसेस जैसे कि क्या, ब्राइब देना, किसी को रिश्वत, ब्राइब देना, लेबर लीडर को अंदर बुला के घूस दी, कोई फाइल पास करवाने के लिए रिश्वत दी, ये P&L में अलाउड नहीं है। जीएसटी की चोरी करते पकड़े गए, बिजली की चोरी करते पकड़े गए, पेनल्टी लगी, नॉट अलाउड। लीगल एक्सपेंसेस किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टी में ही जोड़ो, वो P&L में नहीं आएंगे। थर्ड, ट्रांसफर टू एनी फंड और रिजर्व, भैया खर्च कर दो ना, ट्रांसफर टू एनी जनरल रिजर्व या फंड, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर फंड के खर्च कर देंगे फ्यूचर में ना, खर्च कर दो तो देखेंगे। रिजर्व में रखना अलाउड नहीं, ये P&L का खर्चा नहीं होता, ऐसा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा नहीं माना जाता। ओके नेक्स्ट, क्या कह रहा है इसमें, प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा ना करवाओ, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉय, हाँ उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो तो वो अलाउड है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दो एम्प्लॉय का, अलाउड। जीवन बीमा P&L में नहीं लिखा जा सकता, ना अपना ना अपने एम्प्लॉय का। रॉन्ग डूइंग की पेनल्टी नॉट अलाउड, शेयर इश्यू के खर्चे नॉट अलाउड, नया बिजनेस है तो प्रिलिमिनरी माने जा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को दान दो या एडवर्टाइजमेंट के लिए नॉट अलाउड, गलत काम की पेनल्टी नॉट अलाउड। ठीक, पर्सनल लैंड पे कोई कब्जा करना चाहता है, आपकी बिजनेस की लैंड पे कोई कब्जा करना चाहता है तो आप केस लड़ रहे हो, अलाउड। मैं कह रहा हूं आपके घर पे कोई कब्जा करना चाहता है और आप उसके लिए वकील हायर कर रहे हो, वो खर्चे तो P&L में अलाउड नहीं, वो तो पर्सनल घर है, उसके कब्जे से बचाने के खर्चे अलाउड नहीं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और उनका इंटरेस्ट, आजकल वेल्थ टैक्स तो लग ही नहीं रहा, इनकम टैक्स ही लग रहा है, तो उसका इंटरेस्ट अलाउड नहीं, घर के खर्चे अलाउड नहीं। हाँ अच्छा पॉइंट है इसमें जो है 13, क्या, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, खुद की सैलरी टू प्रोप्राइटर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। भैया खुद के खर्चे P&L में नहीं डाल सकता कोई। मान लो मैं कहूं मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूं, कहीं और नौकरी करता तो सैलरी लेता, क्या ये सैलरी P&L में आएगी? नहीं। मैं कहूं कि बिल्डिंग मेरी है, किराए की होती तो किराया लगता, क्या खुद की बिल्डिंग का रेंट आएगा P&L में? नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा मैंने 10 लाख लगाया बिजनेस में, कर्ज लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता, क्या ये इंटरेस्ट आएगा P&L में? नहीं। खुद का प्रोप्राइटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद की बिल्डिंग का रेंट या खुद की मेहनत की सैलरी P&L में नहीं डाल सकता। हाँ वो ये चीजें वाइफ को दे सकता है, या लेडी प्रोप्राइटर है तो हस्बैंड को दे सकती है, वो भी रीजनेबल, एक्सेस नहीं, मार्केट के हिसाब से। मान लो ये बिल्डिंग मेरी वाइफ की है और मैं वाइफ को कह रहा हूं कि तू बिल्डिंग का रेंट ले ले, क्या मैं रेंट का खर्चा डाल सकता हूं P&L में? यस। लेकिन वाइफ को रेंट उतना ही खर्चे में डाल सकते हो जितना बाजार के हिसाब से जायज हो। आसपास की लोकेशन में इस तरह की बिल्डिंग का 20,000 रुपये किराया चलता है, तो 20,000 ही P&L में डाल पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो यानी खुद की सैलरी, खुद का रेंट, खुद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, लेकिन रिलेटिव को दे सकते हो, लेकिन कितना, जो मार्केट के हिसाब से रीजनेबल हो, ठीक, दे सकते हो, खुद का अलाउड नहीं। और एम्प्लॉइज को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइड करते हो, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ एम्प्लॉय। नॉट अलाउड। आपको सैलरी का चैप्टर याद होगा, वहां था ये पॉइंट कि एम्प्लॉयर, मैंने बताया था, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता ले बेटा एसी, गर्मी में ऐश कर एसी चला। मालिक को कहता एम्प्लॉय ना सर ना, मैं नहीं एसी लेता। कहता बिल कौन भरेगा? मालिक कहता ऐश कर, जो बिल आएगा वो भी मैं दे दूंगा। तो ये बिल तो चलो अगर एम्प्लॉय दे दे, पर उस पर
कहता भी ठीक है बिल मैं दे दूंगा, उस पे इनकम टैक्स भी तो लगेगा एम्प्लॉय पे। अगर एम्प्लॉयर आपका एसी का बिल भरेगा तो इट इज परक्विजिट मस्ट बी एडेड टू द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय रो रहा है किस पे, तो इनकम टैक्स पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर कहता है चल टैक्स भी मैं भर दूंगा, तुझे जो नॉन मोनेटरी परक्विजिट दे रहा हूं तू एंजॉय कर, इस पे जो प्रोपोर्शनल टैक्स बनेगा मैं भर दूंगा। वो P&L में अलाउड नहीं है। तो मैंने सैलरी के चैप्टर में भी बताया था एम्प्लॉय के लिए फायदा ही फायदा, ये टैक्स अपने टोटल टैक्स में से काट लेगा। एम्प्लॉयर ने ये जो टैक्स भरा वो P&L में लिख ही नहीं सकता, तो इसलिए एम्प्लॉयर भरेगा ही क्यों, भरेगा ही नहीं इस तरह का खर्चा जो अलाउड ही नहीं P&L में, तो ये अलाउड नहीं होता। सेक्शन 48(2) में कहता है, सेक्शन 48(2) के अंदर कहता है एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव हुई तो वो अलाउड नहीं। मान लो मैं कहूं कि भाई मैंने कोई केस लड़ना है किसी के खिलाफ, मैंने कहा वकील बाहर से क्यों करना है, मेरा भाई खुद एडवोकेट है, मैंने उसको हायर कर लिया। उस तरह के केस की बाजार में लोग लेते हैं 25,000 फीस, मैंने अपने ब्रदर को 75,000 रुपये दे दी और P&L में डाल दिया 75, तो ऑफिसर कहता है गलत है, अपने परिवार को तो दे सकते हो ठीक है, लेकिन कितनी दो, जितनी बाजार के हिसाब से रीजनेबल हो, फालतू वाला डिसअलाउड है, प्रॉफिट में वापस जोड़ दो। ऐसी मैंने सैलरी देनी है, वाइफ को जॉब दिखा दिया, तो जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से मार्केट में जो सैलरी चलती है उतनी ही देना। जानबूझ के खर्चे ज्यादा डालने के लिए आप सैलरी क्या दिखा रहे हो, ज्यादा, वो अलाउड नहीं, उतनी अलाउड है जो मार्केट के हिसाब से क्या हो, रीजनेबल। मैंने अपनी मदर से लोन ले लिया जिस पे इंटरेस्ट 30% दे रहा हूं, गलत, मार्केट में चल रहा है मान लो 12%, तो ऑफिसर कहेगा तेरे को 12% ही P&L में लिखने देंगे, बाकी क्या होएगा, नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड इन P&L, बाकी तुझे P&L में लिखने नहीं देंगे। तो रिलेटिव कौन होता है, पार्टनरशिप फर्म में रिलेटिव कौन होता है, पार्टनर एक दूसरे के रिलेटिव हैं, फर्म के सारे पार्टनर रिलेटिव हैं, और ऐसा कोई पार्टनर जो क्या है, पर्सन इन हुज बिजनेस फर्म एनी पार्टनर और एनी रिलेटिव ऑफ सच पार्टनर इनका 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। एक ऐसी दूसरी फर्म है जिसमें क्या है, हमारी पार्टनरशिप ने भी 20% पैसा लगा रखा है और हमारे पार्टनर ने भी लगा रखा है, तो ऐसी फर्में भी हमारी रिलेटिव हैं। देखो पार्टनरशिप में पार्टनर आपस में रिलेटिव, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर भी फर्म्स के रिलेटिव, या कोई ऐसी फर्म भी हमारी इस पार्टनरशिप और पार्टनर की रिलेटिव है जिसमें हमने 20% से ज़्यादा पैसा लगाया है। इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन होते हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट, असेंडेंट या डिसेंडेंट, डिसेंडेंट तो हो गया जैसे पेरेंट्स, असेंडेंट हो गया बच्चे, आगे वाली जनरेशन असेंडेंट, जो पीछे चली गई जनरेशन वो क्या है, डिसेंडेंट। यानी एक राम नाम का आदमी है तो उसके रिलेटिव कौन कौन है, राम के रिलेटिव राम की वाइफ है, राम के ब्रदर सिस्टर हैं, और राम के लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट यानी पेरेंट्स, और अगली जनरेशन कौन हो गए, राम के बच्चे, चिल्ड्रन, ये सब रिलेटिव हैं। तो अपने बच्चे को सैलरी दिखा रहा है दुकान पे कि दुकान पे नौकरी करता है 50,000 रुपये महीना, उसका बेटा 20,000 से ज़्यादा के काबिल नहीं है जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से, तो बस फालतू खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। कितना अलाउड होगा, वही जो बाजार के हिसाब से रीजनेबल है उतना अलाउड होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। कंपनी के रिलेटिव जैसे डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर के रिश्तेदार हो गए, या किसी ने कंपनी में 20% से ज़्यादा पैसा लगा रखा है, वो सब लोग क्या हैं, रिलेटिव हैं। सब्सिडरी होल्डिंग भी क्या है, रिलेटिव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है रिलायंस कंपनी का अच्छा 20% से ज़्यादा शेयर है R2 और R3 कंपनी में, तो ये आपस में ये दोनों R2 R3 भी क्या हो गए, रिलेटिव हो गए। रिलायंस कंपनी ने दो कंपनियों में 20% से ज़्यादा पैसा लगा रखा है, तो दोनों कंपनियां रिलायंस की तो रिलेटिव हैं, आपस में भी रिलेटिव हैं। हालांकि रिलेटिव का मीनिंग छोड़ दो, कोई खास काम नहीं आता, चलो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन है, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स और खुद के बच्चे, राम के बच्चे, राम्स चिल्ड्रन, ये राम के पेरेंट्स हैं, ठीक, ये रिलेटिव हैं। पर रिलेटिव का पॉइंट ये है कि रिलेटिव को खर्चा दो तो वो उतना दो जो मार्केट के हिसाब से क्या हो, रीजनेबल, जिसके लायक वो बाजार में हैं।
जैसे इंटरेस्ट देना है तो बाजार के हिसाब से, रेंट देना है तो मार्केट के हिसाब से। मैं ब्रदर को अपने को वकील की फीस दे रहा हूं तो मार्केट के हिसाब से। फालतू देने से तो इनकम टैक्स चिल्लाएगा ही, क्योंकि उनका लॉस है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 40A3। 40A3 सेक्शन क्या कहता है? कहता है पेमेंट इन अ डे above ₹10,000 बाय कैश या सिंपल क्रोस्ड या बेरर चेक से अलाउड नहीं है। ये दी तो 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। यानी खर्चे बड़े ध्यान से करो। आजकल राम को मैंने 12,000 देने, सवेरे 7 दे दी। खर्चा रिपेयर करवाई थी बिल्डिंग की, राम को खर्चा है ना रिपेयर का बिल, मैंने 7,000 सवेरे दे दिया, दोपहर बाद 5,000 और दे दिया, तो एक दिन में कैश कितना दे दिया आपने? एक खर्चे के अगेंस्ट 12,000। तो ये खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ये P&L में अलाउड नहीं, क्योंकि 10 से ऊपर कैश नहीं देना। हाँ, ट्रांसपोर्टर को कितना दे सकते हो? ट्रांसपोर्टर पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर कितना दे सकते हो? अप टू 35,000 कैश अलाउड है इन अ डे, एक दिन में अलाउड है, अलाउड इन कैश। कैश या क्रॉस चेक या बेरर चेक अलाउड है। अगर उससे ऊपर देना है तो कैसे देना है? अबव अमाउंट, अबव ऑफ ₹10,000 और 35, विच एवर द केस। ट्रांसपोर्टर को 35, बाकी खर्चे 10। उससे ऊपर देना है तो कैसे दो? अकाउंट पे ही चेक दो, UPI, भीम ऐप, पेटीएम कर दो, नेट बैंकिंग, नेफ्ट कर दो, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, RTGS, है ना ये तरीके सारे, इनके थ्रू पेमेंट कर दो, अलाउड है। कैश क्रॉस चेक वगैरह नहीं चलेगा। अकाउंट पे चेक, नेट बैंकिंग के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू, RTGS के थ्रू, भीम UPI ऐप के थ्रू, इस तरह की चीज़ों से पेमेंट दो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब ATM या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट दे सकते हो, अलाउड है। ठीक, 10 से ऊपर तो आपको ड्राफ्ट भी दे सकते हो, बैंक ड्राफ्ट, कम चलता है आजकल ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी दे सकते हो। तो ड्राफ्ट से दो, अकाउंट पे ही चेक से दो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उनके थ्रू, UPI, भीम ऐप, इनके थ्रू। 10 से ऊपर कैश दे दिया एक दिन में, कोई भी एक्सपेंडिचर, तो वो डिसअलाउड। जैसे माल परचेज किया, परचेज भी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग P&L का कोई भी डेबिट साइड का खर्चा, ट्रेडिंग एंड P&L का डेबिट साइड का कोई भी खर्चा है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो फ्रेट है, चाहे वो वेजिस है, तो एटसेट्रा, कोई भी खर्चा है 10 से ऊपर कैश नहीं देना। ट्रक वाले को 35 दे सकते हो एक दिन में, उससे ऊपर दिया तो सारा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। मान लो आपने ट्रक वाले को 40,000 दे दिया एक दिन में, तो 40 का 40 प्रॉफिट में वापस जोड़ लो, अलाउड नहीं है। क्लियर? तो ये बता रहा है ट्रक वालों को हार्ड चार्जेस 35 दे सकते हो बजाय 10 के, ठीक है। और एक दिन में इससे ज़्यादा दिया तो सारा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन रूल 6DD में लिखे गए हैं। यानी पेमेंट 10 से ज़्यादा हो तो भी अलाउड, यानी इट मीन्स पेमेंट अबव 10 और 35 होना, अबव 10,000 और 35 अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। पेमेंट 10,000 या 35,000 से ऊपर हो एक दिन में, अलाउड। ये लिस्ट है पूरी रूल 6DD की। ये तो कह रहा है अगर कोई पेमेंट किसको की है, पेमेंट टू बैंक या LIC वगैरह को, पेमेंट बैंक को, LIC को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IDBI, UTI वगैरह को, लोन ले रखा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह भर रहे हो तो अलाउड। गवर्नमेंट की पेमेंट जैसे कि रेलवे वगैरह की पेमेंट कर रहे हो, रेलवेज एटसेट्रा, या कोई GST की पेमेंट, वैट की पेमेंट कर रहे हो तो वो अलाउड है। ठीक,
तो गवर्नमेंट की पेमेंट है, रेलवे वगैरह की पेमेंट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट, सरकार की प्योर गवर्नमेंट पेमेंट है तो अलाउड, सेमी गवर्नमेंट नहीं। बिजली का बिल अगर प्योर गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है बोर्ड तो अलाउड, अगर वो किसी कंपनी के टाटा पावर के अंडर चल रहा है प्रोजेक्ट तो बिल भरा तो अलाउड नहीं, क्योंकि वो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पेमेंट दे दो, जैसे रेलवे को, पोस्ट ऑफिस को, जीएसटी, वैट, इसकी पेमेंट 10 से ऊपर भी एक दिन में करोगे तो अलाउड है। क्लियर। पेमेंट बाय लेटर ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक, बाय मेल थ्रू बैंक, वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये अलाउड। ये तो पता ही है, एटीएम, क्रेडिट कार्ड से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक की तरफ से गारंटी दिलवा दी, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो पेमेंट है ही नहीं समझो, अलाउड। या गांवों में पेमेंट, गांवों में पेमेंट इन विलेजेस, जहां पे बैंक वैंक होते ही नहीं गांवों में, वहां पे कौन लेता है चेक? गांव में किसी से आपने फसल ली, चेक दोगे, लेगा वो? नहीं लेगा, तो वहां तो कैश ही चलता है, अलाउड है। जहां पे बैंक ना हो, पेमेंट इन अ विलेज विच हैव नो बैंक, जहां पे कोई बैंक की ब्रांच ही नहीं, वहां चेक वैक कोई लेता ही नहीं, वहां कैश चलता है, तो वहां अलाउड है। ओके। या इमरजेंसी हॉलीडे, स्ट्राइक का दिन है, बैंक इमरजेंसी, बैंक हॉलीडे आ गया, इमरजेंसी हॉलीडे है, अलाउड, उस दिन दे सकते हो। मान लो मैंने राम को 15 तारीख को पेमेंट देनी थी, लेकिन 15 तारीख को अचानक बैंक क्या हो गए, स्ट्राइक पे चले गए, तो उस दिन मैं कैश दे दूं तो आफत नहीं आएगी, अलाउड। भाई पता थोड़ी था, संडे वाले दिन दिया तो डिसअलाउड, क्योंकि संडे तो क्या है, नॉन हॉलीडे है। मैं कह रहा हूं इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, कर्फ्यू लग गया या कुछ, उस दिन पेमेंट कैश दे सकते हो, इमरजेंसी स्ट्राइक होगी या कुछ। ग्रेचुटी की पेमेंट, ग्रेचुटी किसी एम्प्लॉय को, ग्रेचुटी या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला तो उसे क्या देना है, निकालने का कंपनसेशन या ग्रेचुटी देनी है, उसके लीगल एयर को देना है, और पेमेंट टू लीगल एयर, किसी एम्प्लॉय के लीगल एयर को देना है कोई उसका जमा पैसा, तो अप टू 50,000 दे दो तो कोई आफत नहीं आएगी। 50,000 तक कैश दे दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस चेक दे दोगे चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक। नेक्स्ट, किसी आदमी को 15 दिन या उससे ज्यादा शिप के ऊपर कैश पेमेंट दी, where salary is paid by assessee to his employee after deducting TDS when employee is temporarily posted for the period equal to 15 or more days on the normal working place, शिप पे। ऐसा है, एक आदमी को पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS, पेमेंट ऑफ सैलरी कर रहे हो, TDS काट के, ऑन शिप, और वो पोस्टेड ऑन शिप ओवर 15 डेज। भाई ऐसा एक आदमी शिप पे लगा दी ड्यूटी, शिप तो महीना क्या एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस बीच बंदे को पैसे जरूरत हो तो आप उसको कोजी तेरे अकाउंट में डाल देते हैं, तुझे चेक देते हैं, कैश कहाँ करवाएगा? कैश पानी में कहाँ ATM लगे हैं क्या? वहाँ कैश कहाँ कराएगा? तो इसलिए वो क्या है, उसे शिप पे कैश ही देनी पड़ जाती है अगर वो 15 दिन से ज़्यादा पोस्टेड है। तो अगर 1-2 दिन के लिए शिप पे लगाए तो कौन सी आफत आती है, आ जाएगा शिप से, तो नहीं देनी कैश। अगर किसी एम्प्लॉय को टेम्परेरी शिप पे भेज दिया है, मेन पोस्ट तो कहीं और है, कम से कम 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए शिप पे पोस्ट कर दिया है, तो उसको पेमेंट दे रहे हो सैलरी की कैश तो चलेगा, पर उसका TDS काट लेना, 192 सेक्शन आगे उसकी बात करता है। ठीक। डेयरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, वूल वगैरह खरीद रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कैश अलाउड है, क्योंकि ये लोग चेक वेक वैसे भी नहीं लेते। जहां पे बिजली के बिना कॉटेज इंडस्ट्री चलती है, पेमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री नाम से क्लियर है, जो कहां चलती है, कॉटेज में, विदाउट एड ऑफ पार्ट, बिना बिजली के यूज के, तो बहुत छोटे लेवल की इंडस्ट्री, जैसे दरी बना रहे हैं, चादर बना रहे हैं, लिफाफे बना रहे हैं, मैट बना रहे हैं, छोटी छोटी हट में, कॉटेज में चल रहा है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो बिजली भी नहीं यूज करते बेचारे। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट वालों को चेक दोगे तो उनसे कैश ही नहीं करवाया जाना, उनको कैसे दे दो, उनको आप पेमेंट किससे कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो। ओके। फिर कहता है वेयर पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट, पेमेंट बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट, पेमेंट की नहीं समझ लो,
हमने किसी को पैसा देना था, हमने ना बिल्डिंग की रिपेयर करवाई थी, किसी बिल्डिंग की दुकान की रिपेयर करवाई थी, बिल था 30,000 रुपये, कैश देना था, कैश ले नहीं रहा, वो देंगे तो हमें भी दिक्कत है, डिसलाउड। हमने उसे 30,000 का राशन ही दे दिया, हमारी दुकान कराने की है, उसके 30,000 रिपेयर के बिल को सेटल कर दिया, क्या दे के? दुकान का सामान दे के, तो ये कैश नहीं दिया माना जाएगा। ये बढ़िया तरीका है आपकी लायबिलिटी क्लियर करने का, और ये अलाउड है, ये गलत चीज नहीं है, बिल्कुल सही है। क्लियर? मनी चेंजर कह रहा है वेयर पेमेंट इज मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रैवलर चेक इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई, ये मनीग्राम वाले नहीं है, वेस्टर्न यूनियन वाले, मनीग्राम वाले फॉरेन करेंसी लेते हैं, ये जो पेमेंट देते हैं अक्सर ये फॉरेन करेंसी एक दूसरे से या बैंकों से लेते हैं, तो ये जो पेमेंट दे रहे हैं फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, कितनी भी कैश हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो रूल 6DD के मेन पॉइंट क्या थे मैंने बता दिए। सरकार की पेमेंट, रेलवे की, LIC की, बैंक की पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वैट GST की पेमेंट कैश हो सकती है। किसी ऐसे गांव में पेमेंट जहां बैंक की ब्रांच नहीं है, कैश हो सकती है। बैंक की इमरजेंसी छुट्टी के दिन पेमेंट कैश हो सकती है। ग्रेचुटी रिट्रेंचमेंट देना है एम्प्लॉय को, 50,000 तक कैश दे सकते हो, 50 से ऊपर दिया तो डिसलाउड हो जाएगा। या TDS काट के किसी एम्प्लॉय को जो टेम्परेरी कहीं और पोस्ट कर दिया, खासकर शिप पे, कम से कम 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसको भी कैश पे कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल हस्बेंड्री वालों को पेमेंट करनी है, कैश कर सकते हो। कॉटेज इंडस्ट्री जो बिजली के बिना चल रही है, उनको भी कैश पेमेंट दे सकते हो। या आपस में एडजस्टमेंट करके उन्होंने हमारा काम किया, हमने उनको कुछ सामान दे दिया, तो पेमेंट कैश नहीं हुई, चलेगा, अलाउड है। ठीक? और ये मनी एक्सचेंज करते हैं, ये करेंसी खरीदते हैं फॉरेन की कैश देके, तो अलाउड है, अलाउड है। क्लियर? एक केस सुनना, 2018-19 में बंदे ने क्रेडिट परचेज की, मान लो 90,000 रुपए की, तो पेमेंट तो की नहीं, ये क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए, पेमेंट की नहीं, तो ये खर्चा 18-19 में तो क्या हो गया? अलाउड, अलाउड टू बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये P&L में चला गया, और ये क्रेडिटर लायबिलिटी में। 20-21 में आके क्या किया इन्होंने पेमेंट टू क्रेडिटर, उसी क्रेडिटर को 18,000 कैश की, तो ये डिसलाउड हो जाएगा। 20-21 वाले साल में ये इनकम में टू बी एडेड टू द इनकम, इसको वापस इनकम में ऐड कर लो। इसे इनकम में कितना ऐड कर लो? 18,000, इसे इनकम में ऐड कर लो 18,000। समझे कि किसी क्रेडिटर को कैश पेमेंट कर रहे हो 2 साल बाद, तब आपको जी ये तो कोई पुरानी पेमेंट है, पुरानी है, जब ये उधार खरीदा या आउटस्टैंडिंग खर्चा है, तब आप कह रहे हो पे ही नहीं किया, इसलिए अलाउड मर्केंटाइल बेसिस पे। याद रखना, तब तो अलाउड हो जाएगा जिस साल पे करोगे ना, खबरदार 10,000 से ऊपर कैश दिया तो, तब पेमेंट चेक से, ड्राफ्ट से, नेट बैंकिंग से, UPI, भीम ऐप वगैरह से, इस तरह करो पेमेंट, ठीक है ना। नेफ्ट, RTGS, कैश दिया तो उस साल की इनकम में जुड़ जाएगा। डिसअलाउड तो इस साल कैसे करूं, इस साल तो बीत गया, ये अलाउड हो गया, जिस साल पे करोगे उस साल की इनकम में जोड़ लिया जाएगा। इसलिए क्रेडिटर को या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 10 से ऊपर एक दिन में कैश मत देना। एक स्टूडेंट कहता जी हर दिन दे देंगे थोड़ा थोड़ा, आज 5,000 अगले दिन, 7,000 अगले दिन 3, इतना टाइम है तो कर लो ऐसे। बड़े बिजनेस के लाखों की पेमेंट होती, कैसे देता रहेगा धीरे धीरे। छोटा बिजनेसमैन कर ले तो कौन पूछता है, उसे कर ले, अलाउड है, थोड़े थोड़े करके ये चीज़ है। ठीक, तो चलो ये कह रहा है 10,000 रुपये एक दिन में अग्रीगेट करना है, क्रॉस चेक किया कैश का। मान लो सुबह दे दिए, दोपहर दे दिए, शाम दे दिए, टोटल 10 से ऊपर एक पेमेंट होगी ना, अलाउड। मान लो राम को दिए 7,000 रुपये रिपेयर के, एक और मिस्त्री को दिए 6,000 रुपये रिपेयर के कैश, तो ये दोनों को, एक को 7 एक को 6 दिए, दो अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग ट्रांजैक्शन होगी, ये 7 और 6, तो ये अलाउड है। एक आदमी को 13 देने, सवेरे दे दिए 7, उसी आदमी को शाम को दे दिए 6, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में एक ट्रांजैक्शन की पेमेंट 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो मैं को मशीन कैश खरीदी,
तो सेक्शन 40A3 उस पे नहीं लगता, क्योंकि 40A3 तो उन चीजों पे लगता है जो ट्रेडिंग P&L के क्या है, एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड की चीजें हैं। फिक्स असेट्स तो बैलेंस शीट की आइटम है, उसको डिसअलाउ करने की पावर 40A3 में नहीं है। लेकिन उसके रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन में पड़ा था कि 10,000 से ऊपर की असेट्स कैश खरीदोगे उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाओगे, एक रूल पड़ा था। लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है ये असेट्स की बात, लोन चुकाने की बात करता ही नहीं। ये तो किसकी बात करता है, खर्चे जो ट्रेडिंग P&L के डेबिट के हैं। वो कह रहा है एक दिन में 10 से ऊपर कैश या क्रॉस चेक से नहीं देने। ट्रांसपोर्टर को 35 तक दे सकते हो एक दिन में, उससे ज़्यादा कैश या क्रॉस चेक से नहीं देने। किससे देने हैं वो बताया मैंने, RTGS, नेफ्ट, UPI, भीम, पेटीएम अकाउंट पे चेक वगैरह से देनी है। ठीक है, ये कह रहा है। इसी में थर्ड पॉइंट कहता है कि कोई कमीशन एजेंट है, आगे से पैसे लेता है और सामने वाले किसान को देता है, तो वो कोई खुद का खर्चा है क्या उसका ना। जैसे सरकार को किसान की फसल बिकाई आड़तिये ने, और वो फसल के पैसे किसान से लेके जमींदार को दे दिए, तो ये आड़तिये का खर्चा नहीं। उसने तो बीच में क्या लेना है, दामी कमीशन। ये उसका खर्चा नहीं है कि उसे कहो कि तू कैश क्यों दे रहा है, वो तो सरकार से लिए और किसान को दिए, ये उसका खर्चा नहीं है। 40A3 का ये टॉपिक जो पढ़ रहा हूं 10 से ऊपर कैश, ये PGBP का जो चैप्टर चल रहा है उसमें भी लगता है, आगे जाके अदर सोर्सेज का चैप्टर आएगा तो उसमें भी लगेगा। तो कह रहा है पहले एक्सपेंडिचर, अगले नोट, अगले पेज नंबर 29 पे नोट है कि एक बार तो क्रूअल बेस पे खर्चा 90 था, ये अलाउड हो गया आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर। जब पे करोगे तो ध्यान रखना 10 से ऊपर कैश नहीं देना, वरना ये खर्चा उस साल की इनकम बन जाएगा जिस साल आप 10 से ज्यादा कैश दोगे। ठीक है, ये है। मान लो मैंने एक आदमी से दुकान का सामान खरीदा 45,000 रुपये का, पर मैं उसे 9,000 करके 5 अलग अलग दिनों में दे रहा हूँ, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, अलाउड, अलाउड। अलग अलग दिन में कैश दे रहा हूँ, अलाउड। 10 से ऊपर कभी नहीं दे रहा, अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ना, बताना ये 40A3 में अलाउड होगा कि नहीं। पढ़ो। 1,40,000 विलेज में दे दिए जहां कोई बैंक ही नहीं है। 28th क्वेश्चन, पेज नंबर 29। एक बैंक में 1,40,000 पे बैंक नहीं है, ऐसे गांव में पेमेंट दे दी, अलाउड, अलाउड। पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो एम्प्लॉय का जीवन बीमा, जीवन बीमा तो अलाउड ही नहीं होता। एम्प्लॉय का हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें भी कैश नहीं दे सकते, पढ़ा था सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में, वो भी चेक अकाउंट पे ही और ऐसे ऐसे करना है। लाइफ इंश्योरेंस तो अलाउड ही नहीं, तो ये बेकार जाएगा, ये अलाउड नहीं होगा। ओके। वैसे LIC को कोई पेमेंट और किसी तरह के इंश्योरेंस की है तो अलाउड, क्योंकि ये रूल 6DD में था कि LIC की सरकारी पेमेंट है, इसको कितना भी दे दो कैश अलाउड। मान लो मैं कहता हूं LIC को लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया, LIC से कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट चुका है, या LIC से कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, तो LIC की पेमेंट अलाउड है। पर अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो वो किसी और सेक्शन में रोक है, 37(1) रोकता है कि भाई LIC की पेमेंट अलाउड नहीं, ये चीज है। लेकिन हाँ, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट कर सकते हो। हाँ, पढ़ा था 37(1) कहता था ना, की मैन इंश्योरेंस, एक इंपॉर्टेंट मैन का बीमा करवा लो तो उसका प्रीमियम भरोगे, अलाउड है, अलाउड है। और कैश में भरोगे, अलाउड है। हाँ, कैश में किसको दे रहे हो, LIC को दे रहे हो, किसी और कंपनी को देते तो अलाउड नहीं होता 10 से ज्यादा कैश। LIC को दे रहे हो 78,000, अलाउड है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक अलाउड खर्चा होता है, ये अलाउड। और विलेज में दे दी, अलाउड। कह रहा है स्टॉक खरीदा 67,000 रुपए का, जिस दिन बैंक में स्ट्राइक थी उस दिन कैश खरीदा, सही है। बैंक की इमरजेंसी छुट्टी के दिन कैश पेमेंट अलाउड हो जाती है, अलाउड है, तीनों अलाउड। पेमेंट मेड टू सन ऑफ डिसीज एम्प्लॉय फॉर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी 95, गलत। मैंने क्या बताया था, ग्रेचुटी या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किसी एम्प्लॉय के परिवार लीगल एयर को देना है तो 50 तक दे सकते हो, उससे ज्यादा दिया तो डिसअलाउड।
कितना दे दिया, 95,000 कैश दे दिया, नॉट अलाउड। 50 तक दे देते तो अलाउड होता, तो ये 95,000 प्रॉफिट में वापस जुड़ जाएगा, नॉट अलाउड। पहले तीनों क्या थे, अलाउड। पहला अलाउड था क्योंकि गांव ऐसा है जहां बैंक नहीं है। दूसरा अलाउड था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अलाउड होता है, सेक्शन 37(1) में पढ़ा था, बट वो कहता था कि LIC की पेमेंट कैश में भी चलेगी अगर बड़ी है तो अलाउड, और बैंक की छुट्टी के दिन स्ट्राइक होगी इमरजेंसी, अलाउड। 24 कहता है रिपेयर का बिल 2 लाख रुपए दिया एक दिन में, अलाउड ना, 2 लाख कैसे दे दिया, 10 से ऊपर, नॉट अलाउड। पेमेंट कैश दी सितंबर में 8,000, जनवरी में 72,000 सिंगल बिल के, तो 8 तो ठीक है, क्योंकि 8,000 पे तो क्या 10 से नीचे, 72,000 पे क्या होगा, डिसअलाउड होगा। क्यों, क्योंकि वो 10,000 से ज्यादा है। बिल 80 का था, 8 दिए, ठीक है, 10 से नीचे। फिर जिस दिन 72 दिए वो गलत है, क्योंकि 10 से ऊपर कैश कैसे दे दिए, डिसअलाउड। नेक्स्ट सी, कैश दिया 1 अगस्त को कितने रुपए, 2 लाख रुपए, फॉर डिफरेंट बिल ईच 10,000 टू सिंगल क्रेडिटर। ये तो पेमेंट ही अलग अलग होगी। एक आदमी को पेमेंट दी है, ये पेमेंट एक ही आदमी के बिल है क्या, हाँ, सिंगल क्रेडिटर। मान लो ये कई लोग होते, मान लो 1 मिनट बताओ, 3 लोगों को मैंने 9,000 रुपये 27,000 रुपये देना है, मैंने उनसे दुकान का सामान खरीदा है, राम को, श्याम को, अनिल को 27,000 रुपये देना है, 999, तीनों को 999 कैश दे दूं, अलाउड, हाँ, अलग अलग पेमेंट है, ये बंदे अलग अलग हैं। पर मान लो राम से मैंने 3 बार माल खरीदा, राम से एक बार 9,000 का, फिर 9,000 का, फिर 9,000 का, 3 अलग अलग बिल हैं, राम बंदा एक है क्रेडिटर, 27,000 देने, मैंने उसको इकट्ठे 27 दे दिए एक बार में कैश, तो ये सारा डिसअलाउड। तो अलग अलग बिल होने पे भी एक आदमी को पेमेंट इकट्ठी 10 से ऊपर नहीं हो सकती। तो बंदा एक था, अलग अलग टाइम पे माल खरीदा था, तो यानी ये चालाकी भी नहीं चलेगी कि जानबूझ के बिल अलग अलग काट दो 10 से छोटे छोटे, ताकि वो पेमेंट अलग अलग दिखे, नहीं, बंदा तो एक है ना, चाहे उसकी पेमेंट अलग अलग है, मिला के एक बंदे को 10 से ऊपर दे रहे हो अलग अलग बिल के, तब भी डिसअलाउड। बंदे अलग अलग होते तो बच जाते, एक ही बंदे को अलग अलग बिल की पेमेंट इकट्ठी दे रहे हो 10,000 से ज्यादा, तो डिसअलाउड। तो ये 2 लाख रुपए भी क्या होगा, डिसअलाउड। सिंगल क्रेडिटर है, एक ही क्रेडिटर को अलग अलग वक्त के बिल की पेमेंट दे रहे हैं, डिसअलाउड। नेक्स्ट, पेमेंट 34,000 रुपए दिया ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, तो 34,000 रुपए अलाउड है ट्रांसपोर्ट वालों को, कितना अलाउड होता है, 35 से ज्यादा नहीं अलाउड होता, तो 34 है, ये तो अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट ई, 40,000 रुपए दिया है ऑडिट फीस, 20-21 के अंदर अक्रूवल बेसिस पे अलाउड थी, आज पेमेंट दे रहा है, गलत कर रहा है भैया, क्रॉस चेक से क्यों पेमेंट दे रहा है, अकाउंट पे ही चेक देता तो अलाउड। ये खर्चा जिस साल पेमेंट दे रहा है उस साल क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, नहीं देनी थी ये पेमेंट कैश, गलत है। एक और देखना 25 है, क्रॉस चेक भी गलत है। 25 है, कहता है 24,000 का खर्चा है, रॉ मटेरियल खरीदा है राजेश से, 9,000 एक दिन दिए, 8 एक दिन, 7 एक दिन, सारे एक ही दिन, सुबह दोपहर शाम, सिंगल डे में, गलत है फिर तो। 24,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अलग अलग दिन दे देता तो अलाउड हो जाता। पूछ रहा भी, कहता अगर ये पेमेंट राम, श्याम, कृष्ण को अलग अलग बंदों को दी है, राम को 9 देने हैं, शाम को 8 देने हैं, 7,000 रुपये किसको देने हैं, कृष्ण को, तो ये बंदे अलग अलग है, इकट्ठे थोड़ी हैं, अलग अलग पेमेंट है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो ये अलग अलग बंदों को कैश दिया है, 10 से ऊपर एक को भी नहीं दिया, तो ये अलाउड है, सही है, गलत नहीं है, कुछ भी अलाउड होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 20-21, क्वेश्चन नंबर 26, कहता 5 लाख रुपए रेलवे को कैश दिया, अलाउड, सरकारी पेमेंट है ना, रेलवे को पेमेंट दे सकते हो, अलाउड है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सरकारी पेमेंट, रेलवे वगैरह को अलाउड है। 3 लाख रुपए किसान को दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, किसान को भी दे सकते हो कैश, ये कह रहा है, हाँ दे सकते हैं किसानों, क्योंकि वो लेते नहीं ना पेमेंट गाँवों में, मानो वहाँ कोई बैंक नहीं कुछ नहीं, तो अलाउड है। 80,000 रुपये किसी टेक्नीशियन को दिए, तो टेक्नीशियन को क्यों दे दिए 80,000, हेल्प ली होगी उससे, कोई सलाह मशवरा, कंसल्टेंसी फीस, नॉट अलाउड। सीए को ऑडिट फीस कैश दे सकते हो 12,000 ना, नॉट अलाउड। तो 10 से ऊपर 80 क्यों दे दिया, किसान को दे दिया अलाउड था, रेलवे को दे दिया अलाउड था। ऐसी 27 है, प्रोफेशनल को 15,000 बीरर चेक से दिए, गलत, बीरर चेक नहीं देना था भैया, अकाउंट पे ही चेक देना था, डिसअलाउड।
40,000 का रॉ मटेरियल क्रॉस चेक से पे किया, डिसअलाउड, क्रॉस चेक बियरर चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। सी मशीन, वो कह रहा है पेमेंट की, स्टेशनरी की, क्रॉस चेक है, अकाउंट पे ही, तो ठीक है ना, फिर अकाउंट पे ही है तो ये अलाउड होगा, अकाउंट पे ही है तो। डी पुरानी सैलरी दी 75,000 किसी एम्प्लॉय को जो 12 दिन के लिए शिप पे है, डिसअलाउड। कम से कम कितने दिन के लिए शिप पे पॉइंट हो, 15 या उससे ज्यादा। टीडीएस काट के पे करो और वो टेम्परेरी शिप पे लगाया गया, पोस्टिंग कहीं और है, कम से कम 15 दिन शिप पे पोस्ट हो तो अलाउड, वरना अलाउड नहीं। तो ये डिसअलाउड होगा क्योंकि ये तो 12 दिन के लिए ही सिर्फ पोस्ट किया गया है। क्लियर जी। और नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कितने डाल सकता है टीसीसीडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर, 10%, बेसिक और डीए इफ वाले का 10%। तो क्वेश्चन नंबर 28 में एम्प्लॉय की बेसिक 12 लाख है, डीए इफ वाला 360 है, 1560 का 10% 1,56,000 मालिक डाल सकता है उसके नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा तो क्या होगा, डिसअलाउड होगा। पढ़ लोगे तो इसके बाद टीडीएस से रिलेटेड टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, कर लोगे ये।